जोहार छात्रों, मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th से केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं रासायनिक समीकरण के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आज चलिए हम लोग समझते हैं पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो है ये असल में क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया असल में क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो आप अगर अपने आसपास कुछ ऐसे चीजों को आप देखेंगे, आप दैनिक जीवन में कुछ ऐसे चीजों को देखते हैं, रोजाना आप लोग देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमारे घर में दूध से दही बनाया जाता है। तो दूध से दही बनाया जाता है। उसके बाद हमारे घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस जो है उसको जलाया जाता है, यानी कि उसका दहन किया जाता है। लकड़ी भी जलाई जाती है। हम जो भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसका भी पाचन होता है। हम श्वसन करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये श्वसन की प्रक्रिया। ये सारी घटनाएं पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी घटनाएं जो है ये रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के पहले आपको एक चीज समझना होगा। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, जिसमें आप लोग पढ़े हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इस रासायनिक परिवर्तन में आप लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब बदलाव। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन का नाम दिया था। क्लास 7 में हम लोग ये पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग कागज को जलाते हैं तो उसमें नया चीज बनता है। क्या बनता है भाई? तो उसमें गैस निकलता है, और क्या होता है, तो उसमें उष्मा निकलती है, तो नया चीज बनते हैं। पुनः दूध से जब हम लोग दही बनाते हैं, तो दूध से जब दही बनता है तो दही बिल्कुल एक नया पदार्थ होता है। दूध जिसकी अवस्था को अगर हम देखें तो वो द्रव अवस्था में रहता है, जबकि दही ठोस अवस्था में रहता है। दही का स्वाद भी दूध से बिल्कुल अलग होता है, खट्टा होता है। वापस अगर हम दही से दूध बनाना चाहे तो यह फिर संभव नहीं है। तो इस तरह के परिवर्तनों को हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन का नाम दिया था क्लास 7 में। अब एक चीज जान लीजिए कि जो रासायनिक परिवर्तन है असल में वही रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहीं पे रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, जैसे दूध का दही में बदलना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक उसी प्रकार कागज का जलना या लकड़ी का जलना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इन सभी चीजों में क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। अब अगर हम क्लास 10 के अनुसार अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को समझे तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहेंगे किसको, तो रासायनिक अभिक्रिया असल में एक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है। कौन सी प्रक्रिया है ये, तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है,
जिसमें क्या होता है ना कि नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि नया पदार्थ का निर्माण होगा और उसका गुण धर्म भी जो है वो भी पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है नए गुणधर्मों के साथ, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण क्या हो गया, जैसे दूध से दही बनना, भोजन का पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का जलना इत्यादि, ये सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ में आ गई बात। अब जो है ये रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं, क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जो है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख प्रकार, देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख प्रकार क्या है, क्या क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो है वह है अपघटन या इसका और एक नाम है वियोजन। तो अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा जो है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले विस्थापन आएगा, पहले विस्थापन फिर द्विविस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा जो है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और पांचवी जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का वो हो जाएगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया जो है ये कुल मिला के कितने प्रकार के हो गए, तो रासायनिक अभिक्रिया कुल मिलाकर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, पहला है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
और पांचवा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इन पांचों अभिक्रिया के बारे में हमें बढ़िया से समझना है, क्योंकि इनसे संबंधित काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो अब ये जो अभिक्रियाएं हैं इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संयोजन अभिक्रिया को, फिर हम लोग अपघटन को समझेंगे। तो आज हम संयोजन और अपघटन इन दो अभिक्रियाओं के बारे में आप लोग को बताएंगे। फिर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो उसमें हम विस्थापन विस्थापन और उपचयन अपचयन अभिक्रिया को भी विस्तार पूर्वक समझा देंगे। तो आज हम इन दो के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखिए संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में मैं पहले आप लोग को बताऊंगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं बाकी को। तो संयोजन अभिक्रिया ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसका नाम में ही आप छिपा हुआ है। देखिए संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया हम किसको कहेंगे? तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब हो गया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी कि मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थों का संयोजन होगा, यानी कि कितने पदार्थ जो है वो संयोग करेंगे यानी कि मिलेंगे आपस में। तो दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है मिनिमम, मैक्सिमम दो से अधिक भी हो सकता है। लेकिन वो सारे जो पदार्थ है वो मिल करके कितने पदार्थ का निर्माण करेगा? तो केवल एक पदार्थ का निर्माण करेगा। यानी कि मिलेंगे दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, पर बनेंगे एक। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं संयोजन अभिक्रिया का, मैं एक एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं आप लोग को बता रहा हूं धीरे धीरे। तो संयोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक अकेला पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक सरल उत्पाद यानी कि एक सरल सिंपल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे मैंने क्या बोला, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे। तो चलिए हम लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, और मैग्नीशियम का जो संकेत होता है, ठीक है, उसका जो रासायनिक संकेत होता है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Mg। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी कि ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे, मिलेंगे, और मिलकर क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा यानी कि MgO बनेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो पदार्थ है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में मिले और मिलके क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब है, चूंकि ये एक प्रक्रिया है, मैंने तो इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा है। अब अगर इस प्रक्रिया को हम समझेंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे कि मैग्नीशियम धातु जो है ये आपका प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ये सफेद रंग के फीता के रूप में, रिबन के रूप में पाया जाता है।
अब अगर इसको हम जलाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज का जलाने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया हो रही है। तो मैग्नीशियम के रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो असल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें सफेद चूर्ण यानी कि सफेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पदार्थ ने सहयोग किया, लेकिन बना कितने पदार्थ? एक पदार्थ। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए समीकरण, इस ये जो मैंने समीकरण लिखा है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग ये रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, और रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित रूप में लिखा जाना चाहिए। तो हम इसमें हम लोग देख लेंगे कि यह संतुलित है या नहीं। तो यहाँ देखिए अभिकारक, इसको हम लोग अभिकारक पक्ष बोलते हैं और इसको उत्पाद पक्ष बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद पक्ष में जो भी तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं, इसको देखना है। अगर समान नहीं है तो समान करना होगा, इसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैग्नीशियम का यहाँ एक परमाणु है, इधर भी देखिए एक ही है। ऑक्सीजन के दो परमाणु है जबकि यहाँ एक है, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का दो परमाणु करने के लिए यहाँ हमें दो देना होगा। अब ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गया, परंतु मैग्नीशियम के भी कितने हो गए? दो हो गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी दो दे देना होगा। इस तरह से ये मेरा जो समीकरण है यह संतुलित हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पे जो मैंने संयोजन अभिक्रिया को दर्शाया, इसमें दो तत्व थे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मिलके एक यौगिक बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक इसी तरह दो यौगिकों का भी संयोजन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए जब क्या करते हैं, चूना जो हम लोग बाजार से लाते हैं, चूना एक यौगिक है। चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसको हम चूना को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना या अनबुझा चूना भी कहते हैं। और चूना का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। तो जब हम लोग चूना के साथ जल को मिलाते हैं, यानी कि चूना को जल में जब हम डालते हैं तो जल के साथ चूना का अभिक्रिया होता है, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनते हैं, वो भी एक संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। अब जब इस चूने को हम लोग जल में डालते हैं, बाल्टी भर पानी में डाल देते हैं इस चूना को, यानी कि जल से, उस चूना के साथ जल का क्या होगा? अभिक्रिया होगा, जिसके कारण जल का तापमान, टेम्परेचर देखिएगा बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना को जैसे ही जल में डाला जाता है तो दोनों के बीच अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनेगा वो बनेगा CaOH का होल 2। अब ये CaOH का होल 2 क्या है? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल 2 क्या है? ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना, यानी कि रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaOH का होल 2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी ये भी संयोजन अभिक्रिया है, परंतु इसमें जो संयोजन हुआ है तो इसमें देखिए इसके अभिकारक को देखिए, इसमें दोनों अभिकारक यौगिक है, कंपाउंड है, और ये दो यौगिक मिलकर के एक अकेला यौगिक का निर्माण किया। ठीक है, इसका मतलब जो संयोजन होता है वो दो तत्वों का हो सकता है या दो यौगिकों का भी हो सकता है। अब इसको देख लेते हैं संतुलित है या नहीं। कैल्शियम का एक परमाणु इधर एक है, ठीक है, ऑक्सीजन एक और एक दो, इधर ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ये संतुलित है, हमको अभी यहाँ संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब और एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है यानी कि O2, तो देखिए यहाँ पे एक यौगिक है, दूसरा तत्व है, यहाँ तत्व, यहाँ यौगिक, अब यहाँ पे हो रहा है यौगिक और तत्व, तो भी आप मिलकर के ये एक अकेला यौगिक बनाएगा जिसका नाम होगा SO3, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में संयोग करके एक अकेला यौगिक बनाता है जिसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अब इसको भी एक बार देख लीजिए संतुलित है या नहीं है।
तो ये आपका है ऑक्सीजन का, इधर 4 है और इधर हो गया 3। तो अब इसको करना क्या होगा, यहाँ देना होगा 2 देना होगा, तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन 6। अब यहाँ भी 2 देना होगा, तो ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4 और 2 6, और सल्फर हो गया 2, इधर आपका सल्फर हो गया 2। इस तरह से ये मेरा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये तीनों जो मैंने उदाहरण दिया, ये तीनों उदाहरण किसका है, ये तीनों उदाहरण जो है ये असल में संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कि इसमें 2 तत्व संयोग करके एक अकेला यौगिक बनाया है, इसमें 2 यौगिक संयोग करके एक अकेला यौगिक बनाया है, और इसमें एक यौगिक और एक तत्व संयोग करके एक अकेला यौगिक का निर्माण किया है। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रिया हम किसको कहेंगे, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन यानी कि वियोजन, ये संयोजन वो वियोजन, संयोजन माने जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, इसलिए जस्ट संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, जबकि अपघटन अभिक्रिया में 2 या 2 से एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटते हैं। ठीक है, देखिए बता रहा हूं। तो अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये देखिए अपघटन अभिक्रिया क्या है, अपघटन जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये अपघटन अभिक्रिया क्या है, इसका परिभाषा सुन लीजिए। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है, अपघटन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अकेला पदार्थ, क्या, एक अकेला पदार्थ यानी कि एक अकेला यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, यानी कि एक अकेला यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए, अच्छा और एक चीज समझ लीजिए कि अपघटन अभिक्रिया जो होता है उसमें एक पदार्थ होता है, अब वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, सरलता पदार्थों में वो टूटते हैं, मतलब वो विखंडित होते हैं, अपघटित होते हैं। तो अब एक पदार्थ का 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित होने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए होता है। ठीक है, और ये ऊर्जा किस रूप में उसको प्रदान की जाती है, तो ये ऊर्जा उष्मा के रूप में दी जाती है, या प्रकाश के रूप में दी जाती है, या विद्युत के रूप में दी जाती है। तो इस तरह से अपघटन अभिक्रिया के होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा 3 रूपों में दी जाती है, उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और विद्युत के रूप में। तो 3 तरीके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अपघटन अभिक्रिया है वो भी असल में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका साधारण नाम है चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर। अब जब इसे गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, मतलब इसे ऊष्मा दी जाती है, इसको हीट दिया जाता है, तो ये गर्म होने के फलस्वरूप क्या होता है, ये 2 सरलतम पदार्थों में टूटते हैं। क्या क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड में और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो देखिए ये एक अकेला पदार्थ था, एक यौगिक था, अब ये 2 सरलतम यौगिकों में टूट चुका है, अपघटित हो चुका है, एक कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे अपघटन अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ 2 सरलतम पदार्थों में टूट जाएंगे। अब जरा सा इसको देख लीजिए कि ये संतुलित है या नहीं। कैल्शियम का एक परमाणु इधर एक है, कार्बन का एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 1 और 2 3 है। ठीक है, संतुलित है, तो हमें और यहाँ संतुलित करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए ये जो अपघटन अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया गया उष्मा का, इसलिए ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएंगे।
अब दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ जिसमें विद्युत का इस्तेमाल होगा ऊर्जा के रूप में। जैसे ये हो गया आपका जल। जल का रासायनिक सूत्र सबको पता है, क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता बना होता है जल। जल है द्रव, लेकिन बनता है दो गैसों से मिलकर, हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब इसी जल में जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये जल में यानी कि अम्लीकृत, थोड़ा सा इसमें अम्ल मिला दिया जाता है, तो जब इस अम्लीय जल से होकर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट गुजारी जाती है, तो क्या होता है ना कि इसमें इस जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो टूट के अलग हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए H2O एक अकेला यौगिक है, ये दो सरलतम यौगिकों सरलतम तत्वों में टूट रहा है, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। तो ये भी अपघटन अभिक्रिया हो गया। और इसमें अपघटित होने के लिए ऊर्जा के रूप में किसका इस्तेमाल हो रहा है? तो विद्युत का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस अपघटन को हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटन। ये हो गया ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, और इसका नाम हो जाएगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा मैं दे रहा हूं आपको उदाहरण जिसमें कि प्रकाश का इस्तेमाल होता है अपघटन के लिए, वह है सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl। AgCl ये क्या है? यह है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है AgCl। अब सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एक यौगिक है, जब इसको किसी पात्र में रख करके रोशनी में रख दिया जाता है, चाहे वो बल्ब की रोशनी हो या सूर्य का प्रकाश हो, रख दिया जाएगा, तो क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड दो पदार्थों में, दो तत्वों में टूट जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। किसमें किसमें? तो सिल्वर में और किसमें? क्लोरीन में। तो देखिए ये एक अकेला यौगिक था, एक अकेला पदार्थ था, दो सरलतम पदार्थों में टूट गया, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अच्छा एक मिनट, यहाँ देखिए मैंने संतुलित नहीं किया, इसको संतुलित करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का दो परमाणु, दो ऑक्सीजन का यहाँ देखिए एक है, यहाँ दो है, तो क्या करना होगा, यहाँ दो देना होगा, तो ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया दो दूनी चार, तो यहाँ भी दो देना होगा, तो हाइड्रोजन हो गया चार, हाइड्रोजन के चार परमाणु। अब इसको भी संतुलित कर लेते हैं। सिल्वर का एक परमाणु, यहाँ भी एक है, क्लोरीन का यहाँ एक है, जबकि वहाँ दो है, तो यहाँ दो करना होगा। अब यहाँ सिल्वर का भी दो हो गया, तो यहाँ दो, इस तरह से आप सिल्वर का दो, क्लोरीन का दो, सिल्वर का दो, क्लोरीन, संतुलित हो गया, ठीक है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड, जब इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड जो है यह अपघटित होकर के सिल्वर और क्लोरीन में टूटते हैं। तो ये भी एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसमें उष्मा, इस अपघटन अभिक्रिया के होने के लिए ऊर्जा के रूप में चूंकि प्रकाश का उपयोग होता है, तो इसलिए इस अपघटन अभिक्रिया का हम लोग नाम दे सकते हैं प्रकाशीय अपघटन। क्या नाम देंगे? तो इसका नाम देंगे प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। इस तरह से आज आप लोगों को दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने बता दिया। पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था अपघटन अभिक्रिया। और दोनों ही अभिक्रिया एक दूसरे के ठीक विपरीत है, एक दिन है तो दूसरा रात है। जैसे दिन और रात दो अलग अलग घटनाएं होती हैं, ठीक उसी तरह ये भी माने एक दूसरे के विपरीत घटनाएं होती हैं, ठीक उसी तरह से संयोजन और अपघटन भी एक दूसरे के विपरीत होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बाकी का जो तीन अभिक्रिया है उसके बारे में अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, आप लोग जरूर कमेंट करें। और अगर अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है, क्या बोलूँ, बार बार मेरा वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, जब देख रहे हैं तो फिर लाइक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लाइक कर दीजिए। मैं चूँकि मैं पहला बना रहा हूँ, उतना एक्सपीरियंस मेरा है नहीं, तो अब आप ही लोग मेरा मनोबल को बढ़ाइए। मैं इस तरह का और वीडियो आप लोग को देते रहूँगा, आपका जानकारी को और मजबूत करते रहूँगा। बाकी आप इसको आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको जरूर फॉलो करें, चीज़ को देखें, समझें, उसको पढ़ें और कॉपी में जरूर इसको नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सब चीज़ प्रैक्टिस पे बनता है। इसको पढ़ें, लिखें, प्रैक्टिस करें बार बार कॉपी में। ठीक है, आप लोग को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, बढ़िया से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम बढ़िया से दीजिए।
और बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप लोग जरूर सब कोई पास कीजिए। धन्यवाद।